भारत के कंठहार, तुझको शत शत वंदन बिहार। मेरे भारत के कंठहार, तुझको शत शत वंदन बिहार। तू वाल्मीकि के रामायण, तू वैशाली का लोकतंत्र, तू बोधिसत्व की करुणा है। तू महावीर का शांति मंत्र, तू नालंदा का ज्ञान दीप, तू ही अक्षत चंदन बिहार। तू है अशोक की धर्म ध्वजा, तू गुरु गोविंद की वाणी है। तू आर्यभट्ट, तू शेरशाह, तू कुंवर सिंह बलिदानी है। तू बापू की है कर्म भूमि, धरती का नंदन वन बिहार। तेरी गौरव गाथा अपूर्व, तू विश्व शांति का अग्रदूत। लौटेगा खोया स्वाभिमान, अब जाग चुके तेरे सपूत। अब तू माथे का विजय तिलक, तू आंखों का अंजन बिहार। शत शत वंदन बिहार, मेरे भारत के कंठहार। नमस्कार। बिहार शिक्षा परियोजना परिषद के द्वारा विद्यालय स्तर पर सुरक्षा एवं कोविड-19 से बचाव हेतु शिक्षकों के उन्मुखीकरण कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है। हम सुरक्षा कार्यक्रमों की बात उस दौर में कर रहे हैं जब पूरी दुनिया एक वैश्विक आपदा कोरोना से ग्रस्त है, और ऐसी आपदा के समय इस तरह के सुरक्षा कार्यक्रमों की जरूरत और भी बढ़ जाती है। बिल्कुल, और यही वजह है कि आज इस ई प्रशिक्षण कार्यक्रम में हम मौजूद हैं, नहीं तो हम आमने सामने होते और बातें होती। लेकिन हमें इस सुरक्षा कार्यक्रम में उसी शिद्दत के साथ जुड़ना है। विद्यालय सुरक्षा से जुड़ी तमाम बातों, विशेषकर कोरोना से बचाव के तरीकों को जानना और समझना है, और आगे बच्चों को प्रशिक्षित भी करना है। लगभग 1 साल बाद स्कूल खुला है, ऐसे में बच्चों को कोरोना से कैसे सुरक्षित रखना है, इन सब की जिम्मेदारी भी आप ही को लेनी है, क्योंकि कोरोना भी खत्म नहीं हुआ है। ऐसे में साफ सफाई, सामाजिक दूरी का पालन करते हुए बच्चों को इसके लिए प्रेरित करना है। तो आइए प्रशिक्षण के मुख्य उद्देश्यों को जानते और समझते हैं। बता रहे हैं बिहार शिक्षा परियोजना परिषद के राज्य परियोजना निदेशक संजय सिंह। विद्यालय सुरक्षा कार्यक्रम के माध्यम से पिछले 7 वर्षों में बिहार में बच्चों को आपदा के संबंध में सजग और सचेत बनाने का काम चल रहा है। इस बार आपदाओं की कड़ी में कोविड महामारी भी जुड़ गई है, अतः इस बार के विद्यालय सुरक्षा कार्यक्रम के शिक्षक प्रशिक्षण के कंटेंट में कोविड महामारी से बचाव को जोड़ा गया है। हम इसके माध्यम से बच्चों को इस महामारी से बचने के जो तमाम उपाय हैं, जैसे मास्क पहनना, हाथों को साफ करते रहना, फिजिकल दूरी बनाए रखना और अपने वातावरण को स्वच्छ रखना, इन पर हम लोग जोर दे रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि 1 मार्च से सभी स्कूल खुल गए हैं, और आने वाले समय में जो अभी बंदिशें हैं बच्चों की संख्या के संबंध में, वो भी कम होंगी और स्कूल सुचारू रूप से खुल जाएंगे। ऐसे में कोविड से बचाव को बनाए रखना ज़्यादा ज़रूरी है। आशा है इस नए विद्यालय सुरक्षा कार्यक्रम के शिक्षण के कंटेंट से शिक्षकों को और बच्चों को लाभ होगा। हमारा समाज सजग, स्वस्थ और सचेत बनेगा।
तो आपदाएं कैसी भी हों, प्राकृतिक या फिर मानव जनित, हमें तैयार रहना है उससे निपटने के लिए, ताकि आपदाओं से कम क्षति हो और अधिक से अधिक सुरक्षा हासिल हो। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम के माध्यम से विद्यालय को आपदाओं से कैसे सुरक्षित रख सकते हैं, हम इस पर बातचीत करेंगे। आपको मिले प्रशिक्षण का लाभ बच्चों को मिलेगा। बच्चे उस जानकारी को जुटा करके समाज को बताएंगे और इस तरह से पूरा समाज आपदाओं से निपटने और उन्हें रोकने में सक्षम हो पाएगा। जैसे अभी वैश्विक आपदा कोरोना हमारे सामने है, हमें ये लगातार प्रयास करना है कि कोरोना से बचाव के संबंध में जानते रहें और बच्चों को उनसे अवगत कराते रहें। तो आइए देखते हैं कोविड-19 से संबंधित एक छोटा सा जागरूकता संदेश वीडियो। कोरोना वायरस के खतरे से खुद को बचाएं। ये कुछ सरल उपाय अपनाएं। साथियों, कोरोना वायरस के संक्रमण से बचने के लिए आपको कुछ आसान से काम करने हैं। जब भी आप किसी से बात करें या किसी के साथ बैठें, तो उनसे कम से कम 1.5 से 2 मीटर या 2 गज की दूरी बनाएं। घर में रहें और बहुत जरूरत पड़ने पर ही आप घर से बाहर जाएं। बाहर जाते समय आप हर हाल में मास्क या सूती कपड़े जैसे गमछे या दुपट्टे से अपना मुंह और नाक ढक कर रखें। अपने हाथों को 20 सेकंड तक साबुन और पानी से बार बार धोएं। यदि किसी को खांसी, बुखार या सांस लेने में तकलीफ जैसे लक्षण हैं या अधिक जानकारी चाहिए, तो अपने नजदीकी सरकारी अस्पताल या सरकार के टोल फ्री नंबर 104 या 1075 पर संपर्क करें। बिहार सरकार और यूनिसेफ द्वारा जनहित में जारी। जब हम किसी विषय पर जानकारियां आदान प्रदान करते हैं, तो उसका औचित्य हमें समझ में आना चाहिए, तभी हम उसमें रुचि भी लेते हैं। वरना एक औपचारिक सा प्रशिक्षण खत्म हो जाएगा और हम सब अपने अपने रूटीन में व्यस्त हो जाएंगे। बिल्कुल, प्राकृतिक और मानव जनित आपदाओं से लगभग हर साल हमारा राज्य प्रभावित होता है। ऐसे में विद्यालयों की सुरक्षा, बच्चों की सुरक्षा का यही एक तरीका है, हम ज़्यादा से ज़्यादा सूचनाओं और जानकारियों से लैस हों। जैसे कि अभी हम कोविड-19 से घिरे हुए हैं, इसलिए राज्य के प्रत्येक नागरिक को कोरोना से बचाव के तरीकों की जानकारी होनी ही चाहिए। इसीलिए इस प्रशिक्षण में हम सबसे ज्यादा बातें कोरोना से बचाव को लेकर के कर रहे हैं। चलिए अब बात करते हैं विद्यालय सुरक्षा कार्यक्रम के 3 महत्वपूर्ण घटक की। विद्यालयों का संरचनात्मक एवं गैर संरचनात्मक सुदृढ़ीकरण, समावेशी आपदा जोखिम न्यूनीकरण एवं सुरक्षित शनिवार के माध्यम से विद्यालय समुदाय का क्षमतावर्धन। विद्यालयों के संरचनात्मक और गैर संरचनात्मक सुदृढ़ीकरण को समझने की कोशिश करते हैं। आज के इस प्रशिक्षण में हम लोग इस बात पे चर्चा कर रहे हैं कि आपदा की स्थिति में बच्चों की सुरक्षा किस प्रकार से हो। जो भी भवन बनते हैं या जो बने हुए भवन हैं, उनमें किस तरह उनको सुदृढ़ किया जाए। निर्माण के क्रम में जो कुछ बातें आपको ध्यान में रखनी हैं, मैं संक्षिप्त रूप से उसी पे चर्चा करूँगा। आप यदि जानते हैं कि यहाँ 3 फीट लेवल का पानी आता है, तो 3 फीट से आप ज़्यादा हाइट का प्लिंथ का प्रावधान करा लें। आप उसके कुर्सी के ऊंचाई को बढ़ा लें ताकि बाढ़ का पानी रूम के अंदर प्रवेश नहीं करे, बरामदा पे नहीं चढ़े। फाउंडेशन जो पड़ता है उसमें हम लोगों ने पाइल फाउंडेशन का प्रावधान किया है। इसके अलावा जो ओपन फाउंडेशन है, जो हम लोग पूरा दावा काट करके जो करते हैं ज़मीन को, वो फाउंडेशन भी है। इसमें हर एक लेवल पे हम लोग ने बैंड का प्रावधान किया है। ज़मीन के स्तर पे भी बैंड है, कुर्सी के स्तर पे भी बैंड है। सील बोलते हैं हम लोग खिड़की के निचले तल को, जो जहाँ से खिड़की शुरू होता है खुलना, उसके निचले तल को सील बोलते हैं, वहाँ भी बैंड का प्रावधान है। खिड़की के ऊपरी जगह को बोलते हैं लिंटल, वहाँ भी बैंड का प्रावधान है। और स्टिफनेस वगैरह का प्रावधान करके हम लोग भूकंप रोधी मकान बना रहे हैं। दूसरा जो प्रावधान है वो है दरवाज़ा और खिड़की के चारों तरफ जैम का प्रावधान करते हैं, जिसके चलते भूकंप की स्थिति में भवन सुरक्षित रहता है। हम लोग अपने स्तर पे अभी रेट्रोफिटिंग के संबंध में भी बहुत सारा काम करने जा रहे हैं। तो आप यदि आपका भवन पुराना है और उसमें इस तरह का प्रावधान नहीं किया गया है, तो आप रेट्रोफिटिंग के लिए भी जिला के इंजीनियर से, जिला के पदाधिकारियों से बात करके वो प्रस्ताव हम लोग को भेज सकते हैं, ताकि पूर्व से बने भवन को भी भूकंप रोधी बनाया जा सके। हर एक कमरों में 2 दरवाज़ा है ताकि बच्चे आग लगने की स्थिति में निकल सकें, दोनों दरवाज़ा का इस्तेमाल करके। इसके अलावा हम लोगों ने खिड़की का जो प्रावधान किया, आप देखे होंगे कि नए जो भवन निर्माण हो रहे हैं उसमें खिड़की का साइज़ थोड़ा बड़ा है।
खिड़की का जो पूरा एरिया होगा वो दीवार के 16% से कम ना हो, ये एक ध्यान रखिए ताकि सफोकेशन की स्थिति नहीं हो। यदि नीचे 5 कमरे और ऊपर भी 5 कमरे हों तो उस भवन में 2 सीढ़ी घर का प्रावधान होता है ताकि आपदा की स्थिति में बच्चों को ज़्यादा तेज़ी से भवन से बाहर निकाला जा सके। विद्यालय भवन जितने भी हैं उनको ठनका से सुरक्षित करने के लिए हर एक विद्यालय में त्वरित चालक का प्रावधान कर दिया जाए। तो उम्मीद है कि इस संक्षिप्त सी जानकारी से हम लोग बच्चों के सुरक्षा को ज़्यादा महत्व देते हुए बढ़िया काम कर सकते हैं। बच्चे विद्यालय की आपदा प्रबंधन योजना में आवश्यक उपाय का समावेश कर किसी भी आपदा के आसन्न खतरे से खुद को बचा सकते हैं। आपदाओं से बचाव के व्यवहारिक ज्ञान के लिए विद्यालयों में सुरक्षित शनिवार कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। आइए इस छोटे से वीडियो के माध्यम से सुरक्षित शनिवार कार्यक्रम के बारे में जानते हैं। ये है सुरक्षित शनिवार की वार्षिक सारणी। सुरक्षित शनिवार के इसी वैगन व्हील के अनुसार साल के 48 शनिवार को विद्यालयों में बच्चों को आपदाओं से बचाव के बारे में बताया जाता है। किसी शनिवार को भूकंप आने पर क्या करें क्या न करें के बारे में बताया जाता है, तो किसी शनिवार को अगलगी से बचाव की जानकारी दी जाती है। आपदाओं से बचाव का एकमात्र उपाय है जानकारी। इसीलिए प्रत्येक शनिवार को विद्यालयों में सुरक्षित शनिवार कार्यक्रम किया जाता है। विद्यालय शिक्षा समिति के सदस्य और एक जागरूक नागरिक के रूप में हमारा फर्ज है कि विद्यालय में आयोजित इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम पर गंभीरता से ध्यान दें, क्योंकि जान है तो जहान है, बचेंगे तभी तो रचेंगे। विद्यालय सुरक्षा कार्यक्रम के लिए प्रत्येक विद्यालय में एक फोकल शिक्षक का चयन प्रधानाध्यापक द्वारा किया जाता है। पूरे कार्यक्रम के संचालन का जिम्मा उसी फोकल शिक्षक के ऊपर रहता है। अभी कोरोना महामारी के दौर में फोकल शिक्षकों पर विशेष जिम्मेवारी है कि स्कूल आने वाले बच्चों को कोरोना से बचाएं, कोरोना से संबंधित जानकारी उन तक पहुंचाएं और उनकी सुरक्षा में विशेश जिम्मेवारी निभाएं। कोरोना से सुरक्षा की विशेष जिम्मेवारियों के साथ विद्यालय सुरक्षा के लिए फोकल शिक्षक के कुछ और कार्य दायित्व हैं। तो आइए सीधे एक फोकल शिक्षक से ही उन कार्य दायित्वों के बारे में जानते हैं। मैं इस विद्यालय के विद्यालय सुरक्षा कार्यक्रम की फोकल टीचर हूँ एंड बीइंग अ फोकल टीचर मेरे बहुत कुछ दायित्व हैं, जैसे कि विद्यालय आपदा प्रबंधन समिति का गठन करना एवं उनका प्रशिक्षण करवाना, प्लस बाल उत्प्रेरक का चुनाव करना और उनको प्रशिक्षण देना। और बाल उत्प्रेरक हम लोग इस तरीके से चुनते हैं जिनका कि कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छा हो, लीडरशिप क्वालिटी हो जिनमें, वैसे बच्चों का हम लोग चुनाव करते हैं। प्लस हैजार्ड हंट मैपिंग भी करवाना हमारे दायित्व में आता है। सुरक्षित शनिवार के लिए जो वार्षिक सारणी है उसके अकॉर्डिंग जो भी हर प्रत्येक शनिवार को निश्चित दिए गए कार्यक्रम को क्रियान्वित करवाना और जो भी बच्चे को जो प्रशिक्षण दिया जाता है उसको समय समय पे उसका अभ्यास कराते रहना। विद्यालय सुरक्षा कार्यक्रम की सफलता बच्चों की भागीदारी से ही संभव है, इसलिए बाल प्रेरकों का चयन किया जाता है। ये बाल प्रेरक कोरोना से लड़ाई में अग्रणी भूमिका निभा सकते हैं। जी हाँ, फोकल शिक्षक, बाल प्रेरक और विद्यालय आपदा प्रबंधन समितियां ही विद्यालय सुरक्षा कार्यक्रम को सफल बनाने में मददगार होते हैं और ये सब मिलकर के ही कोरोना से विद्यालय, बच्चों और समाज को सुरक्षित रख सकते हैं। तो आइए बाल प्रेरकों की चयन की प्रक्रिया को जानते और समझते हैं। बाल प्रेरक हम ऐसे बच्चे को चुनते हैं जो संवाद संप्रेषक हो, ताकि वो बच्चा जो है आगे जाकर के दूसरे बच्चे को प्रशिक्षित करेगा। क्योंकि अभी जो आपदा आ रही है, कई प्रकार की आपदाएं हैं, आग लगी हो जा रहा है, वज्रपात है, सर्पदंश है और भी कई प्रकार का है। जैसे सुरक्षा और रखरखाव की भी आवश्यकता जहाँ पे होती है और ख़ास करके आज तो बाल प्रेरक का महत्व और भूमिका बहुत बढ़ गई है। इसलिए हमारा जो बाल प्रेरक है वो बहुत ही जागरूक होना चाहिए, चूँकि उसको बाल प्रेरक को हर सुरक्षित शनिवार के दिन वो अन्य बच्चों को और अन्य वर्गों के बच्चों को प्रशिक्षित करना है। ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जागरूक हों और जब बच्चे जागरूक होंगे तो वो समाज तक भी वो बच्चा जाएगा, वो बातें समाज तक जाएंगी, उसके परिवार तक जाएंगी और परिवार जो है उसको समझेगा। आइए बात करते हैं विद्यालय आपदा प्रबंधन समिति की। इस समिति का कार्य विद्यालय के अंदर एवं बाहर तथा
विद्यालय क्षेत्र में चिन्हित सभी जोखिमों का शमन करते हुए अपने विद्यालय को विद्यालय के शिक्षकों एवं बच्चों के लिए विद्यालय को एक सुरक्षित स्थान के रूप में बनाए रखना है। और इस कार्य को जमीन पर उतारने के लिए विद्यालय समुदाय, बाल संसद एवं मीना मंच के सदस्यों एवं विद्यालय शिक्षा समिति के सदस्यों को मिलाकर विद्यालय आपदा प्रबंधन समिति गठित की जाती है। तो आइए चलते हैं एक विद्यालय में, जहां विद्यालय आपदा प्रबंधन समिति के गठन और कार्यों को जानने और समझने की कोशिश करते हैं। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि आज मध्य विद्यालय कुरकुरी में विद्यालय आपदा प्रबंधन समिति का गठन हो रहा है। आप सभी विद्यालय शिक्षा समिति के कई लोग यहाँ आए हुए हैं, कई समुदाय के लोग भी आए हुए हैं जो विद्यालय के पोषक क्षेत्र में हैं। हमारे शिक्षकगण हैं प्रधानाध्यापक के साथ, बाल संसद मीना मंच के बच्चे हैं और साथ ही साथ कुछ ऐसे लोग भी हैं जो इस क्षेत्र में कार्य करना चाहते हैं और इस प्रबंधन समिति से जुड़ना चाहते हैं। अब हम लोग ये जानने का प्रयास करते हैं कि विद्यालय आपदा प्रबंधन समिति का हम लोग गठन क्यों करते हैं, इसका उद्देश्य क्या होता है। जैसा कि आप जानते हैं कि आपदा कह कर नहीं आती है और विद्यालय जो सबसे संवेदनशील स्थल होता है, यहाँ नन्हे मुन्ने बच्चे पढ़ते हैं और आपदा के समय यह जरूरी होता है कि हम सबसे पहले पहचानें आपदाएं कितने तरह की होती है और आपदाओं में हमें जोखिमों को चिन्हित करना होता है। विद्यालय के अंदर कौन कौन से जोखिम हो सकते हैं, विद्यालय के बाहर कौन कौन से जोखिम हो सकते हैं और इतना ही नहीं, विद्यालय के पोषक क्षेत्र में सारे जोखिमों का आकलन करके उसे कैसे शमन किया जाए, कैसे उसका नाश किया जाए, कैसे उस आपदा के जोखिमों के प्रभाव को कम किया जाए। इसके लिए जब तक हम लोग विद्यालय आपदा प्रबंधन समिति का गठन नहीं करेंगे तब तक उन उद्देश्यों की पूर्ति नहीं कर सकते हैं। जैसा कि आपको मालूम है, विद्यालय आपदा प्रबंधन समिति में 12 से 13 सदस्य होते हैं, जिसमें बच्चे, शिक्षक, अभिभावक, विद्यालय शिक्षा समिति के सदस्य शामिल रहते हैं और इनका क्रियान्वयन मतलब जोखिमों की पहचान के संदर्भ में, आपदाओं की जानकारी के संबंध में विद्यालय कैसे सशक्त हो, इसके लिए विद्यालय आपदा प्रबंधन समिति उसका कार्य करती है, उसे मॉनिटर करती है। विद्यालय में सुरक्षित शनिवार मनाया जा रहा है कि नहीं, आशा है कि हम लोग सभी मिलकर विद्यालय आपदा प्रबंधन समिति की जो भूमिका है, जो हमारा कर्तव्य है, उसका निर्वहन करेंगे। साथ ही साथ एक और महत्वपूर्ण चीज़ है कि सरकार केवल सरकारी विद्यालय में ही नहीं बल्कि निजी विद्यालयों में भी प्रबंधन समिति और बच्चों के सहयोग से, मदरसा में भी प्रबंधन समिति और बच्चों के सहयोग से विद्यालय आपदा प्रबंधन समिति का गठन करवा रही है और हमें करना है, ताकि हम आपदा के प्रभाव को कम से कम कर सकें और बच्चे और समाज को सुरक्षित कर सकें। तो आप समझ सकते हैं कि विद्यालय आपदा प्रबंधन समिति की और हम लोगों की क्या भूमिका हो सकती है। आज नई नई चुनौतियां हमारे सामने आ रही है और कोविड-19 कोरोना के काल में हर विद्यालय में, केवल सरकारी विद्यालय ही नहीं, निजी विद्यालय में भी बच्चों और प्रबंधन समिति के साथ विद्यालय आपदा प्रबंधन समिति बन सकती है। मदरसा विद्यालयों में भी इसका प्रबंधन समिति और बच्चों के साथ निर्माण किया जा सकता है और हम सभी मिलकर और सजग होकर आपदा से बचाव के लिए समाज में इस तरह अपनी भूमिका का निर्वहन कर सकते हैं। कोरोना महामारी के दौर में विद्यालय आपदा प्रबंधन समिति की भूमिका बहुत बढ़ जाती है। स्कूल में बच्चों सहित सभी लोग कोरोना से कैसे बचें, इसके लिए नियमित बैठक जरूरी है। विद्यालय में साफ सफाई की उचित व्यवस्था की भी जिम्मेदारी इसी समिति की है। विद्यालय की सुरक्षा के लिए हंट या जोखिम का आकलन करना एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। इस पूरी प्रक्रिया को पूरी गंभीरता और सक्रियता के साथ करने की आवश्यकता है। आइए हजार्ड हंट करने की प्रक्रिया को विस्तार से समझते हैं। विद्यालय आपदा प्रबंधन समिति शिक्षक एवं बच्चों को प्रधानाध्यापक एक जगह एकत्रित करेंगे। वे उन्हें हजार्ड हंट जोखिम आकलन के महत्व के साथ साथ ये भी बताएं कि इस प्रक्रिया के द्वारा वे उन सभी प्रकार के जोखिमों की पहचान करें जिससे हम सभी को किसी न किसी प्रकार के खतरे या नुकसान होने की संभावना है, चाहे वो नुकसान तुरंत हो या भविष्य में घटित होने की संभावना हो। उन्हें ये भी बताएं कि वे उन सभी खतरों की पहचान करें जिससे शारीरिक कष्ट एवं स्वास्थ्य संबंधित बीमारियां उत्पन्न हो सकती है। जैसे अभी विशेष तौर पर कोरोना के बारे में बताएं। हजार्ड हंट के दौरान संरचनात्मक एवं गैर संरचनात्मक खतरों की भी पहचान करें। बच्चों का 4-6 समूह बनाएं। समूह बनाते समय ये ध्यान रखें कि किसी समूह में
10 से ज़्यादा बच्चे न हों, भले ही इसके लिए समूहों की संख्या बढ़ानी क्यों न पड़े। सभी बच्चे अपने अपने समूह में विद्यालय के अंदर एवं बाहर भ्रमण कर उन सभी खतरों को नोट करते जाएं, जिससे किसी प्रकार के नुकसान होने की संभावना हो या वो सभी चीजें जो नुकसानदेह हो या जिससे डर लगता हो और जिसको सामूहिक प्रयास से ठीक किया जा सके। हजार्ड हंट प्रक्रिया के लिए बच्चों को आवश्यकता अनुसार 30 से 45 मिनट का समय दें और समूहों को खतरे की पहचान करने के लिए भेजा जाए। प्रत्येक समूह के द्वारा किए जाने वाले कार्य पर दूर से नजर रखें। इससे बच्चों की भावनाओं और उनके कार्य करने की गंभीरता को समझने में आसानी होगी, जो विद्यालय आपदा प्रबंधन योजना निर्माण करने के समय काफी उपयोगी साबित होगी। अब प्रत्येक समूह को पहचान किए गए जोखिमों एवं खतरों का प्रस्तुतिकरण करने को कहा जाए और उपस्थित सभी के साथ चर्चा करके चिन्हित जोखिमों और खतरों को अलग अलग सेक्टर के हिसाब से सूचीबद्ध कराएं। जोखिम और खतरों की पहचान कर लेने के बाद ये जरूरी है कि उनसे निपटने की योजना बनाई जाए। इसी काम के लिए विद्यालय आपदा प्रबंधन योजना का निर्माण किया जाता है। हाँ, विद्यालय के नामित फोकल शिक्षक और विद्यालय आपदा प्रबंधन समिति मिलजुल कर विद्यालय आपदा प्रबंधन योजना का निर्माण करते हैं। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण दस्तावेज है जिसमें विभिन्न तरह के चिन्हित जोखिमों और खतरों को कम करने या फिर खत्म करने के बारे में सुझाव दर्ज किए जाते हैं और उन सुझावों के आधार पर आवश्यक कार्रवाई और जिन्हें ये काम करने हैं उनके लिए कार्रवाई की समय सीमा निर्धारित की जाती है। इस प्रपत्र को देखिए। मुद्दों के ऊपर चर्चा करके जोखिम को बढ़ाने वाले चिन्हित मुद्दों या समस्याओं को कॉलम 2 में लिखें और तीसरे कॉलम में उसके बारे में आज की स्थिति अंकित करें। मुद्दा के अनुसार विषयवार चिन्हित जोखिमों को कम करने के लिए समाधान के विकल्पों पर चर्चा चौथे कॉलम में लिखें। विद्यालय आपदा प्रबंधन योजना में ये योजनाएं होनी चाहिए। अल्प अवधि में किए जाने वाले संरचनात्मक तथा गैर संरचनात्मक कार्य, लंबी अवधि में किए जाने वाले संरचनात्मक तथा गैर संरचनात्मक कार्य, बच्चों एवं शिक्षकों को प्रशिक्षित करने की योजना, जागरूकता एवं कौशल विकास की योजना, मॉक ड्रिल व नियमित अभ्यास की योजना। आइए अब बात करते हैं प्राकृतिक एवं मानव जनित आपदाओं की। बाढ़, भूकंप, ठनका, वज्रपात, चक्रवाती तूफान, लू, शीतलहर, अगलगी आदि प्राकृतिक आपदाएं हैं। वहीं सड़क, रेल दुर्घटना, भगदड़, महामारी, नाव दुर्घटना आदि मानव जनित आपदाएं हैं। दोनों तरह की आपदाओं से बचाव के लिए समझदारी, जानकारी और तैयारी के रास्ते पर चलना होगा। तो अब आइए समझते हैं कि प्राकृतिक और मानव जनित आपदाओं से कैसे बच सकते हैं। हाँ, तो सबसे पहले बात करते हैं भूकंप की। बिहार औसत से लेकर उच्च भूकंपीय खतरा वाले जोन 3, 4 और 5 में पड़ता है। अररिया, दरभंगा, मधुबनी, सीतामढ़ी और सुपौल जैसे जिले जोन 5 में है, जहां जान माल की क्षति होने की सबसे अधिक संभावना होती है। दक्षिण पश्चिम जिले औरंगाबाद, भोजपुर, बक्सर, गया, नवादा, जहानाबाद, कैमूर और रोहतास जोन 3 में है। राजधानी पटना समेत बिहार के बाकी जिले जोन 4 में है। हाँ, और भूकंप की स्थिति में बच्चे कैसे सुरक्षित रहे, इसके लिए विद्यालयों में मॉक ड्रिल करवाया जाता है। तो आइए देखते हैं। भूकंप अचानक तीव्र गति से बिना किसी चेतावनी के आता है। विद्यालय भवन निर्माण के दौरान स्थानीय भूकंपीय भवन मानक का अनुपालन होना चाहिए, पर भूकंप कोई पूर्व संकेत नहीं देता है, इसलिए जानकारी और तैयारी ही बचाव है। भूकंप से बचाव के लिए विद्यालयों में नियमित तौर पर मॉक ड्रिल कराया जाना चाहिए। मॉक ड्रिल का पहला चरण अलार्म बजाना, दूसरा चरण झुको, ढको और पकड़ो, तीसरा चरण सुरक्षित निकास, चौथा चरण सभा स्थल पर जमा होना, पांचवां चरण बचाव की कार्रवाई, छठा चरण प्राथमिक चिकित्सा की कार्रवाई, सातवां चरण संख्या की गिनती। बच्चे यदि इस तरह का अभ्यास नियमित करते रहेंगे तो निश्चित तौर पर भूकंप आने पर वे खुद भी सुरक्षित रहेंगे
और दूसरों की मदद भी कर पाएंगे। हमारा राज्य देश के सबसे ज्यादा बाढ़ प्रभावित राज्यों में से एक है। राज्य की आबादी के लगभग 76% लोग बाढ़ प्रवण क्षेत्र में रहते हैं। ऐसे में जरूरी है कि हमारे पास बाढ़ के संबंध में जानकारी होनी चाहिए ताकि बाढ़ जैसी आपदा में भी हम सुरक्षित रह सकें। बिल्कुल, तो आइए बाढ़ से बचाव से संबंधित ये वीडियो देखते हैं और समझते हैं। बिहार में बाढ़ हर साल तबाही लेकर आती है। इस प्राकृतिक आपदा से बचाव का एकमात्र रास्ता है पहले से तैयारी, क्योंकि सामान्यतः बाढ़ बगैर किसी चेतावनी के आती है और कुछ ही समय में भीषण रूप धारण कर लेती है। तो बाढ़ की स्थिति का सामना करने के लिए पहले से तैयार रहना है। बाढ़ के दौरान कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए खास तैयारी की जरूरत है। क्या करें और क्या ना करें, अच्छे से समझ लेना है। बाढ़ के दौरान कोरोना संक्रमण से बचाव हेतु व्यक्तिगत स्वच्छता पर ध्यान दें और अपने हाथों को बार बार धोएं। बाढ़ के दौरान अपने घर को नियमित रूप से साफ करते रहें। बाढ़ और कोरोना के जोखिम को देखते हुए रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए नियमित व्यायाम करें और पोषण युक्त भोजन करें। छींकने और खांसने के दौरान अपना मुंह ढकें और यदि कोई छींक या खांस रहा हो तो उससे उचित दूरी बनाकर रखें। बाढ़ के समय सार्वजनिक स्थानों या रिलीफ कैंपों में इधर उधर न थूकें। रिलीफ कैंप में मास्क का हमेशा प्रयोग करें। रिलीफ कैंप में भीड़ न लगाएं और 2 गज की दूरी का पालन करें। बाढ़ के समय सार्वजनिक समारोह में भाग न लें तथा भीड़ भाड़ वाली जगहों पर न जाएं। अगर बाढ़ का पानी आपके गली मोहल्ले में जमा हो तो घर आने पर तुरंत स्नान करें। नाव पर यात्रा करते समय शारीरिक दूरी का ख्याल रखें। बाढ़ के दौरान किसी संक्रमित चीज को न छुएं तथा संक्रमित जगहों पर न जाएं। बुजुर्ग, दिव्यांग, बच्चे और महिलाओं का खास ख्याल रखें। सभी घोषणाओं और चेतावनी को ध्यान से सुनें और दूसरों को भी बताएं। कोरोना किट अपने साथ रखें और इसका उपयोग करें। हम अपने राज्य में अक्सर आंधी पानी के साथ ठनका या वज्रपात गिरने की घटनाओं के बारे में सुनते रहते हैं। हर साल इस प्राकृतिक आपदा के कारण कई लोग इसकी चपेट में आते हैं। मानसून के पहले और बरसात के समय ठनका या वज्रपात गिरने की घटनाएं होती हैं और जान माल की क्षति से बचने के लिए जरूरी है कि हमें ठनका या वज्रपात से बचने के सही तरीकों के बारे में पता हो। तो आइए देखते और समझते हैं। भाई वाह, सचमुच बरसात के दिनों में तो गांव के खूबसूरती में 4 चांद लग जाता है। हम बाकी इस चांद पे ठनका का तो ग्रहण लगते रहता है, बाकी तुम दोनों मुर्गा क्यों बन गए भाई? अरे मुर्गा नहीं बाबूजी, ये ठनका यानी वज्रपात से बचने का उपाय है। मतलब ये कि वज्रपात के समय आप लोग एक समूह में खड़े होने के बजाय अलग अलग दूर खड़े हो जाइएगा। और अगर खेतों में काम कर रहे हैं तो घबरा कर इधर उधर भागने के बजाय सूखे मेड़ पर चले जाइए और अपना पैर के नीचे सूखी लकड़ी, प्लास्टिक, बोरा या फिर सूखा पत्ता रख लीजिए। उसके बाद दोनों पैरों को आपस में सटा लेना है, फिर दोनों हाथों से कान को बंद कर लेना है, फिर सिर को नीचे की तरफ झुका लेना है। इससे तो अच्छा होता कि हम लोग दोनों कान बंद करके जमीन पर सूत जाते। जमीन पर तो सूतना ही नहीं है, ऊंचा गाछ, जलाशय, पोखर और टेलीफोन या बिजली के खंभा के नीचे भी खड़ा नहीं होना है, काहे कि बिजली को अपना तरफ आकर्षित करता है। और ये धातु वाले छाते की जगह लकड़ी के डंडे वाले छाते का इस्तेमाल कीजिए। और अगर वाहन में हैं तो सफर के दौरान वाहन में ही रहें और घर में बरामदा, खिड़की और दरवाजे से दूर रहें। बिजली के उपकरणों का उपयोग नहीं करना है और बिजली के उपकरणों को बिजली के संपर्क से हटा देना है। ठनका के मामले में मृत्यु का तत्कालिक कारण हृदयघात है, इसलिए अगर व्यक्ति के शरीर में विद्युत का प्रवाह न हो तो उसे तुरंत संजीवन क्रिया प्राथमिक चिकित्सा देनी चाहिए। गर्मी के मौसम में हमारे राज्य के लगभग सभी जिलों में चक्रवाती तूफान या तेज आंधियां आती हैं, जिससे कि जान माल की काफी क्षति होती है। बिल्कुल सही। साल 2010 और 2015 में आए चक्रवाती तूफान से हमारे राज्य में जान माल की भारी क्षति हुई थी। तो इस आपदा से यदि बचाव के बारे में हम जानेंगे तो निश्चित तौर पर होने वाले नुकसान को काफी हद तक कम कर सकेंगे। तो आइए चक्रवाती तूफान, तेज आंधियों से बचाव पर बने इस वीडियो को देखते हैं।
चक्रवाती तूफान, ये सब चक्रवाती तूफान और आंधी से आई तबाही के दृश्य हैं। हमें ऐसी तबाही से बचना है तो क्या करें और क्या न करें को समझना होगा। क्या करें? यदि हम घर पर हैं तो घर में ही रहें। घरों में निचले तल्ले पर रहना ही सुरक्षित है। घर के खिड़की दरवाजे बंद कर लें। रेडियो और टीवी पर मौसम के साफ होने का संदेश प्रसारित होने का इंतज़ार करें। क्या ना करें? यदि घर से बाहर हैं तो पुराने जर्जर घरों और पेड़ों के नज़दीक न खड़े हों। किसी भी प्रकार के बिजली और टेलीफोन के खंभों के नीचे न खड़े हों। इसके गिरने से चोट लग सकती है। यदि खुले स्थान में हैं तो किसी छतदार मकान के नीचे खड़े हो जाएं। यदि आप किसी गाड़ी में हैं तो गाड़ी से बाहर ना निकलें। गर्मी के दिनों में जब पछुआ हवा तेजी से चलती है तब हमारे गांव में अगलगी की घटनाएं बड़े पैमाने पर घटती हैं। हमारे घर, खेत खलिहान, जान माल को अगलगी से भारी क्षति पहुंचती है। यदि हम इस आपदा से बचाव के लिए तैयार रहें तो हम जान माल की क्षति को काफी हद तक कम कर सकते हैं। तो आइए अगलगी से बचाव के बारे में देखते और समझते हैं। आइए जानते हैं अगलगी से बचाव हेतु क्या करें। रसोई घर यदि फूस का हो तो उसकी दीवार पर मिट्टी का लेप अवश्य कर दें। रसोई घर की छत ऊंची रखें। आग बुझाने के लिए बालू अथवा मिट्टी बोरे में भरकर तथा 2 बाल्टी पानी अवश्य रखें। हवन आदि का काम सुबह 9 बजे से पहले संपन्न कर लें। शॉर्ट सर्किट की आग से बचने के लिए बिजली वायरिंग की समय पर मरम्मत करा लें। मवेशियों को आग से बचाने के लिए मवेशी घर के पास पर्याप्त मात्रा में पानी का इंतजाम एवं निगरानी अवश्य करते रहें। पटाखे जलाते समय पानी की बाल्टी तथा रेत की पर्याप्त व्यवस्था रखें। जहां पर सामूहिक भोजन बनाने इत्यादि का कार्य हो रहा हो वहां पर 2 से 3 ड्रम पानी अवश्य रखें। जहां तक संभव हो गर्मियों में दिन का खाना सुबह 9 बजे से पहले और रात का खाना शाम 6 बजे के बाद बनाएं। भोजन बनाने के बाद चूल्हे की आग पूरी तरह बुझा दें। ग्रामीण क्षेत्रों में हरा गेहूं, खेसारी, छिमी भी बच्चे लेकर भूनते हैं। ऐसे में आग लगने से बचाव के लिए उन पर निगरानी रखें। किसी भी जलते पदार्थ को बुझाकर ही सोएं। आग लगने पर समुदाय के सहयोग से आग बुझाने का प्रयास करें। अगर कपड़ों में आग लगे तो जमीन पर लेटकर लुढ़क कर बुझाने का प्रयास करें। बिजली की तारों से निकली चिंगारी भी आग लगने का कारण बन जाती है। जहां कहीं लूज तार दिखे उसकी सूचना बिना देर किए ऊर्जा विभाग संबंधित बिजली कंपनी के अभियंताओं को दें। अगलगी से बचाव हेतु क्या ना करें। दीपक, लालटेन, मोमबत्ती को ऐसी जगहों पर ना रखें जहां से गिरकर आग लगने की संभावना हो। कटनी के बाद खेत में छोड़े डंठलों में आग ना लगाएं। घर भी किसी भी उत्सव के लिए लगाए कनात या टेंट के नीचे से बिजली के तार को ना ले जाएं। भोजन बनाने का कार्य तेज हवा के समय न करें। गर्मी के महीने में लंबे समय तक उच्च तापमान की स्थिति को लू या गर्म हवा का चलना या हीट वेव कहा जाता है। इस समय में तापमान अपने औसत उच्च तापमान से भी अधिक हो जाता है। जी हाँ, पूरी दुनिया में ऐसी स्थिति तेजी से बढ़ रही है। 25 वर्षों में पूरी दुनिया का तापमान बढ़ा है। बढ़ते तापमान का कारण शहरीकरण को बताया जाता है। गर्म हवा के कारण लू लगने की संभावना होती है। अधिक गर्मी से शरीर में पानी की कमी हो जाती है और कभी-कभी मौत भी हो जाती है। तो निश्चित तौर पर लू एवं गर्म हवाओं से बचाव के बारे में हमारे पास सही जानकारी होनी चाहिए। तो आइए इसी बात को दर्शाता हुआ ये वीडियो देखते हैं। लू से बचने के उपाय। दोपहर में आराम करें, यथासंभव घर में रहें एवं कठिन कामों से बचें। हल्का और हल्के रंग का कपड़ा पहनें जो सूर्य की गर्मी को दूर करता हो। नियमित रूप से हमेशा भरपूर पानी पिएं। प्यास नहीं लगने पर भी पानी पिएं। ठंडा रखने के लिए आपके शरीर को पानी की ज़रूरत होती है। हल्का खाना खाएं लेकिन बार बार खाएं। गर्मी के मौसम में मौसम विभाग से समन्वय बनाकर क्षेत्र के मौसम के बारे में पूर्व सूचना प्राप्त किया जाए। प्राप्त सूचनाओं को
विद्यालयों को भी उपलब्ध कराएं। अधिक तापमान की स्थिति में सभी विद्यालयों को सुबह संचालित करने का निर्देश दिया जाए। ये सुनिश्चित किया जाए कि प्रत्येक विद्यालय में पीने का पानी प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हो। विद्यालयों में ORS पैकेट और ऐसी अन्य सामग्री पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हो जो बच्चों को लू लगने पर दिया जा सके। गर्मी के दिनों में पेड़ों के नीचे पढ़ाई न हो। यदि विद्यालय में कमरों की कमी हो तो अस्थायी कमरों का निर्माण किया जाए। विद्यालय के बंद होने का समय ऐसा हो कि बच्चे 12 बजे तक घर पहुंच जाएं। बच्चों को जानकारी दी जाए कि वे घर से सिर पर टोपी, गमछा या छाता लेकर अवश्य आएं। लू से बचाव के दिशा निर्देश से संबंधित पोस्टर विद्यालय के सूचना पट्ट पर लगाया जाए। तेज धूप में कोई भी खेल न खेलें या कार्यक्रम में भाग न लें। ताज़ा पका हुआ भोजन करें। बासी भोजन का सेवन कदापि न करें। लू लगने पर क्या करें? लू का लक्षण तेज बुखार एवं लगातार उल्टी होती है। तौलिया, गमछा भिगोकर सिर पर रखें और चेहरा पोंछ कर चलें। लू लगने पर आम का पन्ना पिएं। पीड़ित को तुरंत अस्पताल में भर्ती कराएं तथा चिकित्सक की सलाह लें। तो आपने देखा कि कैसे गर्मी के मौसम में गर्म हवा और लू से बचकर रहना है। आइए बात करते हैं ठंड के मौसम में शीतलहर के प्रकोप के बारे में। हमारे राज्य में ठंड के मौसम में सामान्यतः दिसंबर के तीसरे सप्ताह से जनवरी के तीसरे सप्ताह तक यानी लगभग 1 महीने तक शीतलहर की स्थिति रहती है। शीतलहर से सबसे ज्यादा बच्चों और बुजुर्गों के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, इसलिए हमें शीतलहर से बचाव की जानकारी होनी चाहिए। तो आइए देखते हैं इस वीडियो को। शीतलहर या ठंड लगने के लक्षण: शरीर का ठंडा होना एवं अंगों का सुन्न पड़ना, अत्यधिक कपकपी या ठिठुरन होना, बार बार जी मिचलाना या उल्टी का होना, कभी कभी अर्ध बेहोशी की स्थिति या बेहोश होना। शीतलहर या ठंड से बचाव के उपाय: शिक्षा विभाग को ये व्यवस्था करनी चाहिए कि शीतलहर के समय विद्यालय में पठन पाठन का संचालन सुबह के सत्र में न हो। अधिक ठंड की स्थिति में विद्यालयों को बंद करने का निर्देश जारी करें। विद्यालय ये सुनिश्चित करें कि बच्चे स्वेटर, मफलर, गर्म कपड़े पहनकर आएं। बच्चों को भवन से बाहर बहुत देर तक खेलने की अनुमति न दें। पीने के पानी की उचित व्यवस्था हो। शरीर में गर्मी बनाए रखने के लिए पौष्टिक आहार एवं गर्म पेय पदार्थों का सेवन करें। किसी बच्चे की तबीयत खराब होने पर तत्काल अभिभावक को सूचित करें। विशेष परिस्थिति में नजदीकी सरकारी अस्पताल से अविलंब चिकित्सा परामर्श लें। एम्बुलेंस की सहायता के लिए दूरभाष संख्या 102 और 108 पर संपर्क करें। अब हम बात करेंगे कुछ मानव जनित आपदाओं की। इनके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो आपदाएं हमारी गलतियों की वजह से होती हैं, थोड़ी सी सावधानी बरतने पर हम उनमें कमी ला सकते हैं। बिल्कुल, लेकिन अभी हम बार बार एक सबसे बड़ी वैश्विक आपदा की बात कर रहे हैं, कोरोना। हाँ, खतरा अभी टला नहीं है। स्कूल खुल गया है तो हमें और भी ज़्यादा सतर्क रहने की ज़रूरत है। तो आइए पहले देखते हैं कोरोना को लेकर ये जागरूकता वीडियो और फिर बात करेंगे मानव जनित आपदाओं की। कोरोना वायरस का खतरा होगा कम जब हाथों को बार बार धोएंगे हम। साथियों, जब आपके हाथ गंदे हों, खांसने और छींकने के बाद, किसी भी सतह या वस्तु को छूने के बाद, शौचालय के इस्तेमाल के बाद, खाना बनाने, परोसने, खाने से पहले और खाना खाने के बाद अपने हाथों को 20 सेकंड तक साबुन और पानी से अच्छी तरह धोएं। पानी को बर्बाद न करें। हाथों को साबुन से मलते समय पानी का नल बंद रखें। हाथ धोते समय आप हाथ धोने के चरणों का पालन करें। पहले हथेली से हथेली, फिर हथेलियों के पीछे, अंगुलियों के बीच में, अंगुलियों के पीछे, अंगूठे के तले पर और आखिर में अंगुली के नाखूनों को अच्छी तरह धोएं। यदि किसी को खांसी, बुखार या सांस लेने में तकलीफ जैसे लक्षण हैं या अधिक जानकारी चाहिए तो अपने नजदीकी सरकारी अस्पताल या सरकार के टोल फ्री नंबर 104 या 1075 पर संपर्क करें। बिहार सरकार और यूनिसेफ द्वारा जनहित में जारी। मानव जनित आपदाएं
जो हमारी गलतियों की वजह से होती हैं। नाव दुर्घटना भी एक ऐसी ही मानव जनित आपदा है। आपदाएं कैसी भी हों, हमें उनसे बचाव के लिए तैयार रहना होगा, और ये होगा तब जब हमें उनसे बचाव के लिए जानकारियां मिलेंगी। तो आइए देखते हैं नाव दुर्घटना से बचाव के उपाय। नाव यात्रा से पहले ध्यान दें, जिस नाव पर पंजीकरण संख्या एवं यात्रियों की संख्या अंकित हो उसी नाव से यात्रा करें। जिस नाव पर लदान क्षमता दर्शाते हुए सफ़ेद पट्टी का निशान एवं पंजीकरण संख्या अंकित हो उसी नाव से यात्रा करें। नाव चलने से पहले देख लें कि लदान क्षमता वाला सफ़ेद पट्टी का निशान डूबा तो नहीं है। अगर डूबा है तो तुरंत उतर जाएं। किसी भी दशा में ओवरलोडेड नाव पर न बैठें। जिस नाव पर जानवर ढोए जा रहे हों उसमें यात्रा न करें। जब बारिश हो रही हो तो नाव की यात्रा न करें। छोटे बच्चों को अकेले नाव की यात्रा न करने दें। नौका यात्रा के दौरान सेल्फी न लें। जिस नाव पर जीवन रक्षा के लिए लाइफ जैकेट, लाइफ बॉय के साथ प्राथमिक बॉक्स एवं रस्से आदि ठीक तरीके से रखे हों उसी नाव से यात्रा करें। नाव में यात्रा के दौरान शांत बैठें व उतरते चढ़ते समय जल्दबाजी न करें। क्रम से ही नाविक के दिशा निर्देशानुसार चढ़ें व उतरें। हम लोग रोज अपने आसपास सड़क दुर्घटना, रेल दुर्घटना के बारे में देखते सुनते हैं। ये सब आपदाएं ही हैं जो मानव जनित हैं। इस तरह की आपदाओं से तो हम निश्चित तौर पर बच सकते हैं या फिर उसे बहुत हद तक कम कर सकते हैं यदि थोड़ा सावधान और सजग रहें। यदि हम शुरू से ही अपने बच्चों को सड़क सुरक्षा आदि के बारे में बताएंगे तो निश्चित तौर पर भविष्य में इन दुर्घटनाओं में हम कमी ला सकते हैं। आइए सड़क और रेल दुर्घटना को समझने के साथ ही सड़क सुरक्षा और स्कूल बसों या अन्य दूसरे वाहनों के लिए सुरक्षा निर्देशों को इस वीडियो के द्वारा देखते और समझते हैं। सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम के उपाय। सड़क पार करते समय पहले दाएं, फिर बाएं, फिर दाएं देखकर ही पार करें। ज़ेब्रा लाइन से ही सड़क पार करें। सड़क पर चलते समय या सड़क पार करते समय कान में ईयरफोन लगाकर न चलें। वाहन हमेशा सड़क के बाईं ओर और निर्धारित गति सीमा में चलाएं। दोपहिया वाहन चालक और उनके पीछे बैठने वाली सवारी हमेशा हेलमेट पहनकर चलें। कार या अन्य 4 पहिया वाहन या उससे बड़े वाहन चालक एवं यात्री हमेशा सीट बेल्ट बांधकर गाड़ी चलाएं। नशे की हालत में गाड़ी कभी न चलाएं। ट्रैफिक के नियमों और संकेतों का पालन करें। गाड़ी दाएं और बाएं मुड़ते समय, गाड़ी रोकते समय और गाड़ी धीमी करते समय संकेतक इंडिकेटर अवश्य दें। किसी सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्ति को तुरंत प्राथमिक उपचार दें और उसे तुरंत किसी नजदीकी चिकित्सालय में ले जाएं। नए कानून के अनुसार घायल का इलाज सबसे पहले करें। इसमें पुलिस की प्रतीक्षा करने की कोई कानूनी बाध्यता नहीं है। वाहन सवार एवं पैदल यात्री एम्बुलेंस के जाने के लिए रास्ता छोड़ दें। किसी भी गाड़ी से उतरते समय गाड़ी को किनारे करके हमेशा बाईं तरफ से ही उतरें। दरवाजा खोलते समय सावधानी बरतें। सड़क के बाएं चलें एवं सभी सड़क चिन्हों का अनुपालन करें। सड़क का चौराहा, तिराहा आने के पूर्व वाहन की गति धीमी कर लें एवं उसे पार करने के पूर्व दाहिने और बाएं देखें एवं सावधानी बरतें। गाड़ी चलाते समय सेल्फी न लें, इससे दुर्घटना हो सकती है। गंतव्य की दूरी एवं ट्रैफिक के हिसाब से समय लेकर चलें ताकि कभी भी जरूरत से अधिक गति में वाहन चलाने की आवश्यकता न पड़े। गाड़ी चलाते समय शांत दिमाग से एवं धैर्य पूर्वक चलाएं। रेल फाटक पार करते समय रेलवे लाइन के दोनों ओर देखकर ही ध्यान से पार करें। रेल दुर्घटना, आग लगने या किसी आपदा के होने पर क्या करें? यात्रियों को किसी प्रकार की रेल दुर्घटना, पटरी से उतरना, आग लगने आदि की स्थिति में घबराना नहीं चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि गाड़ी के डिब्बों के दरवाजे या आकस्मिक खिड़की जो प्रत्येक डब्बे में होती है से बाहर निकलें। आग लगने पर
गाड़ी को रोकने के लिए प्रभावित कोच या नजदीकी कोच के खतरे की जंजीर को खींचना चाहिए और गाड़ी रुकने तक यदि वेस्टिब्यूल हो तो उससे प्रभावित कोच से निकलना है। अपने सह यात्रियों को भी सचेत करें। शॉर्ट सर्किट की संभावना को देखते हुए बिजली के सभी उपकरणों को बंद कर देना चाहिए। रेलगाड़ी के इंजनों, गाड़ी के गार्ड केबिन में अग्निशामकों की व्यवस्था उपलब्ध रहती है। यदि कोई चिकित्सक उस ट्रेन में यात्रा कर रहा हो तो उसे घायल लोगों की सहायता के लिए आगे आना चाहिए। प्रत्येक रेल कर्मचारी जो ड्यूटी पर हो या छुट्टी पर जा रहा हो अथवा जो उस घटना स्थल के आसपास हो, प्रभावित यात्रियों को उचित सहायता प्रदान करेंगे। सड़क सुरक्षा तथा स्कूल बसों या अन्य वाहनों हेतु सुरक्षा निर्देश। विद्यालय में चलाए जा रहे बस, वैन, टेम्पो का रजिस्ट्रेशन डीटीओ ऑफिस में अवश्य करा लिया जाए। जिला प्रशासन ये सुनिश्चित करें कि बस, वैन, टेम्पो आदि के सुरक्षात्मक उपायों के बारे में डीटीओ द्वारा जांच करके समय समय पर रिपोर्ट उपलब्ध कराई जाए। ये सुनिश्चित किया जाए कि विद्यालय के वाहन संचालन में न्याय निर्णयों का पालन करें। स्कूल बसों के स्टॉप निर्धारित किए जाएं और इसका सख्ती से अनुपालन हो। बस के रुकने पर पार्किंग लाइट जलती रखें। चालक एवं सहायक अपने ड्रेस में हों तथा उनके लिए फ्लोरोसेंट कलर के ड्रेस निर्धारित किए जाएं। स्कूल बसों पर सावधान बच्चे हैं का स्लोगन फ्लोरोसेंट कलर में लिखा हो। स्कूल के बसों का रंग गहरा पीला होना चाहिए। विद्यालय वाहन का ड्राइवर प्रशिक्षित हो। उसे वाहन चलाने का कम से कम 5 वर्ष का अनुभव हो। विद्यालय वाहन के आगे एवं पीछे विद्यालय का नाम एवं मोबाइल नंबर, टेलीफोन नंबर अवश्य लिखा हो। विद्यालय वाहन में सीट से अधिक बच्चों को न बैठाया जाए। विद्यालय में प्रत्येक वर्ष सड़क सुरक्षा दिवस या सड़क सुरक्षा सप्ताह का आयोजन कराया जाए, जिसमें सुरक्षा से संबंधित स्लोगन, लेख, पेंटिंग आदि प्रतियोगिताओं का आयोजन हो। उपरोक्त बातों की जानकारी विद्यालय प्रशासन द्वारा अभिभावकों तक प्रसारित होनी चाहिए। स्कूल की डायरी एवं दीवालों पर भी उक्त निर्देश लिखे होने चाहिए। छोटे बच्चों को व्यस्त सड़कों पर साइकिल न चलाने दें। उन विद्यालयों के गेट हमेशा बंद रखें जो मुख्य सड़क पर खुलते हैं। विद्यालयों के गेट के पास स्पीड ब्रेकर अवश्य बनवाएं। 2 पहिया वाहन में यात्रा कर रहे बच्चों को यात्रा के समय सोने न दें। बच्चों की उम्र 18 वर्ष से अधिक हो जाए तभी लाइसेंस बनवाकर उन्हें वाहन चलाने की अनुमति दें। 2 पहिया वाहन पर सवार होते समय बच्चों को हेलमेट पहनाना सुनिश्चित करें। हेलमेट को अच्छी तरह बांधें। ये भी सुनिश्चित करें कि हेलमेट अच्छी गुणवत्ता वाला हो। अभी हम बात कर रहे थे विभिन्न प्रकार की मानव जनित आपदाओं की। भगदड़, जी हाँ, ये भी एक मानव जनित आपदा है। बड़े बड़े मेला, उत्सवों, समारोहों में हजारों लाखों लोग एक जगह इकट्ठा होते हैं। इन स्थिति में कई बार भगदड़ मच जाती है और बड़ी दुर्घटना घट जाती है। पटना के गांधी मैदान में दशहरा के मौके पर भगदड़ मची, काफिलों की जान चली गई थी। हम इस तरह की घटनाओं को रोक सकते हैं यदि थोड़ा सतर्क रहें। तो आइए भगदड़ की स्थिति को रोकने के लिए क्या करें और क्या ना करें को देखते और समझते हैं। भगदड़ से बचने के लिए ध्यान रखें। भीड़ भाड़ वाले स्थानों जैसे धार्मिक पूजा स्थल, मेले, उत्सवों आदि में सावधान रहें और अनुशासित तरीके से चलें। बेवजह शोर न मचाएं, अफवाहें न फैलाएं और साथ ही दूसरों को भी ऐसा करने से रोकें। यदि संभव हो तो बच्चों, बुजुर्गों और विकलांगों को अधिक भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर न ले जाएं। जल्दबाजी न करें। यदि आपसे आगे चलने वाला कोई बच्चा, महिला, वृद्ध व्यक्ति गिर जाए तो उसकी सहायता करें। भगदड़ की स्थिति में ध्यान रखें। भगदड़ मचने की स्थिति में संयम और धैर्य बनाए रखें व यदि संभव हो तो भगदड़ वाले मार्ग से हट जाएं। स्थिति सामान्य होने पर घायल व्यक्तियों को रास्ते से उठाकर पास के सुरक्षित स्थान पर ले जाकर उसकी सहायता करें। घायलों के इर्द गिर्द भीड़ न इकट्ठी होने दें व हवा आने दें, क्योंकि भगदड़ में अधिकतर लोग दम घुटने से बेहोश हो जाते हैं। पुलिस व राहत कर्मियों को उनके कार्य में सहयोग करें। सर्पदंश सुनकर ही डर लगता है, लेकिन सच्चाई ये भी है कि सभी सर्प विषैले नहीं होते।
कहने का मतलब हर प्रकार के सर्पदंश जानलेवा नहीं होते। बिल्कुल, लेकिन आपको जानकर आश्चर्य होगा कि हमारे देश में सर्पदंश से होने वाली मृत्यु में सिर्फ 15% लोग विषैले सांप के काटने से मरते हैं, जबकि बाकी 85% लोग विषहीन सांप के काटने से मरते हैं। तो इससे समझा जा सकता है कि हमारे बीच सर्पदंश की जानकारी को लेकर के अभाव है। सर्पदंश प्रबंधन की जानकारी के अभाव में ही पूरे देश में लगभग 46,000 लोगों की हर साल जान चली जाती है। तो ऐसी आपदा जिससे हर साल हजारों लोगों की जान जाती हो, हमें इसके बारे में पूरी जानकारी रखनी चाहिए। आइए देखते हैं। सर्पदंश से बचाओ। भय एवं चिंता न करें। सभी सांप जहरीले नहीं होते। सभी जहरीले सांपों के पास हर समय पूरा जहर नहीं होता। अगर पूरा जहर हो तो भी वो सर्प मरने के समान डोज हमेशा प्रवेश नहीं करा पाता है। सांप के काटने के उपरांत काटने के निशान की जांच करें। विषहीन सांप के काटने से भी घाव के आसपास सूजन और खुजलाहट होती है। सांप के काटने की गंभीरता के अनुसार इंजेक्शन लगवाया जाए। जांच करें कि जहरीले या विषहीन सांप ने काटा है। क्या करें? काटे गए जगह को साबुन के पानी से धोएं। दांत के निशान की जांच करें, कहीं जहरीले सांप के काटने का 2 दंतक का निशान तो नहीं है। काटे हुए अंग को हृदय के लेवल से नीचे रखें। सर्पदंश वाले अंग को फिक्स करें। घायल व्यक्ति को सांत्वना दें। घबराहट से हृदय गति तेज चलने से रक्त संरचना तेज हो जाएगी और जहर सारे शरीर में जल्द फैल जाएगा। तुरंत अस्पताल ले जाएं। यदि जहरीले सर्प ने काटा है तो एंटी वेनम का इंजेक्शन डॉक्टर से लगवाएं। क्या न करें? बर्फ अथवा अन्य गर्म पदार्थ का इस्तेमाल काटे गए स्थान पर न करें। अप्रशिक्षित व्यक्ति से टूर्निकेट न बंधवाएं। इससे संबंधित अंग में रक्त प्रवाह पूरी तरह रुक सकता है एवं संबंधित अंग की क्षति हो सकती है। काटे गए स्थल पर चीरा न लगाएं। ये आगे नुकसान पहुंचाता है। घायल को चलने से रोकें। नींद आने की कोई दवा नहीं दें। मुंह से कटे हुए स्थान को न चूसें। मंत्र या तांत्रिक के झांसे में न आएं। आइए बात करते हैं कुछ बीमारियों की जो अक्सर महामारियों के रूप में हमारे सामने आ खड़ी होती हैं। डायरिया, निमोनिया जैसी बीमारियों के बारे में हम अक्सर सुना करते हैं। डायरिया या दस्त का कारण है गंदगी, गंदे पानी का प्रयोग। वहीं बरसात में निमोनिया बीमारी का प्रकोप बढ़ जाता है। निमोनिया किसी भी उम्र के लोगों को हो सकता है, लेकिन ज़्यादातर बच्चे इसकी चपेट में आते हैं। हाँ, और अभी पूरी दुनिया जिस महामारी से प्रभावित है वो है कोविड-19, कोरोना वायरस। तो आइए इन सब के बारे में बात करते हैं अपने विषय विशेषज्ञ से। कोरोना वायरस, सार्स कोरोना वायरस 2 एक ऐसा वायरल डिजीज़ है जो ड्रॉपलेट इन्फेक्शन, ड्रॉपलेट न्यूक्लियाई से एक स्थान से दूसरे स्थान तक ट्रैवल करता है और एक संक्रमित से दूसरे संक्रमित को प्रभावित कर सकता है। ड्रॉपलेट इन्फेक्शन, ड्रॉपलेट न्यूक्लियाई का मतलब है खांसने से, छींकने से जो भी वातावरण में आपके कीटाणु निकलते हैं, जीवाणु निकलते हैं, वो वातावरण में फैल करके दूसरे को संक्रमित करने की सक्षमता रखते हैं, पावर रखते हैं। ये दूसरे व्यक्ति के प्रवेश करता है नाक के द्वारा, सांस के द्वारा, मुंह के द्वारा। और जब ये नाक के द्वारा सांस करता है तो लंग्स में इस्टेब्लिश करता है और लंग्स को फाइब्रोसिस कराता है, लंग्स को डैमेज कराता है और साथ ही साथ शरीर के अन्य अंगों को भी प्रभावित करता है और बहुत तेज़ी से ये गंभीर परिणाम भी देने की क्षमता रखता है। इससे बचने के लिए सबसे जो सरल उपाय हैं वो है कि 2 व्यक्तियों के बीच कम से कम 6 फीट की दूरी रहे, हाथ साफ करते रहें साबुन से या सैनिटाइजर के द्वारा, और तीसरा सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है मास्क का प्रयोग। यदि कोई भी व्यक्ति, आप स्कूल में पढ़ा रहे हैं, भीड़ है, कहीं भी है, तो अगर आप मास्क लगा करके पढ़ा रहे हैं, जैसे मैं भी मास्क लगा करके अभी आपसे रूबरू हो रहा हूँ, कहीं आवाज़ में कहीं कोई परेशानी नहीं हो रही है, सांस लेने में कोई परेशानी नहीं होती है, और साथ ही साथ अगर किसी को सब क्लिनिकल इन्फेक्शन भी है तो आप दूसरे को इन्फेक्ट करने से बच सकते हैं और ख़ुद को भी इन्फेक्शन से आप बचाव कर सकते हैं। इसलिए मास्क का प्रयोग सबसे महत्वपूर्ण इसके प्रिवेंशन की कड़ी में माना जाता है। और कोरोना का टीका जरूर लेना चाहिए जिससे कि आप इम्यून हो जाए कोरोना से और चेन ऑफ ट्रांसमिशन को रोकने में आप मददगार सिद्ध हों, आपको भी इन्फेक्शन ना हो और दूसरे के
ट्रांसमिशन की कड़ी में भी आप एक अवरोध बन करके खड़े हों। डायरिया डिसेंट्री से बचने का भी ये मूल तरीका ये है कि हाथ की स्वच्छता रखें, खान पान स्वच्छ रहे, आपका पेयजल स्वच्छ रहे, और खाना और पानी रखने का तरीका ढक करके खाना रहे, स्वच्छ खाना रहे, गर्म खाना रहे, बासी नहीं रहे, कहीं बाहर का नहीं रहे, गंदला में नहीं रहे, और पेयजल भी आपकी स्वच्छ रहे, इसका ध्यान रखना है। इससे आप डायरिया से भी बच सकते हैं। तो आपने सुना कि ज़्यादातर बीमारियां गंदगी की वजह से होती हैं। कोरोना से लड़ने के लिए सबसे ज़रूरी है व्यक्तिगत स्वच्छता, बार बार हाथ धोने और सामाजिक दूरी का पालन करना। बिल्कुल, स्कूल खुल चुका है और बच्चों में साफ सफाई की आदत को विकसित करना आपकी जिम्मेवारी है। उनमें ये आदत विकसित होगी तो घर के लोग भी साफ सफाई को अपनाएंगे और इससे हम सब मिलकर कोरोना को हराएंगे। विद्यालय से घर और घर से समाज, और जब पूरा समाज स्वच्छता अपनाएगा तो कोरोना हारेगा और हमारा राज्य देश स्वच्छ और सुंदर बनेगा। तो आइए पेयजल स्वच्छता और साफ सफाई की जागरूकता से संबंधित ये वीडियो देखते हैं। स्वच्छ पेयजल। विद्यालय में बच्चों को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने के उद्देश्य से पेयजल भंडारण हेतु ढक्कन युक्त बाल्टी एवं पानी निकालने के लिए टिस्नी एवं ग्लास की व्यवस्था कक्षा के सामने कराई जाए। विद्यालय परिसर में कार्यरत चापाकलों के इर्द गिर्द जमने वाले गंदे पानी की सुनिश्चित निकासी एवं चापाकलों के चारों तरफ साफ सुथरा रखा जाए। पेयजल गुणवत्ता की नियमित जांच लोक स्वास्थ्य नियंत्रण प्रमंडल के लैब से कराई जाए। पेयजल प्रदूषित करने वाले विभिन्न कारकों एवं दूषित जल के सेवन से होने वाली बीमारियों के बारे में जानकारी दी जाए। व्यक्तिगत स्वच्छता। प्रत्येक दिन दांत साफ करना चाहिए। प्रत्येक दिन स्नान करने के साथ साथ बालों को कंघी से झाड़ना चाहिए। हाथ हमेशा साफ रखना चाहिए एवं नाखून कटा होना चाहिए। कूड़े को हमेशा कूड़ेदान में फेंकना चाहिए। स्वच्छ परिसर। विद्यालय परिसर को नियमित स्वच्छ रूप से रखने का अभ्यास कराया जाए। विद्यालय को नियमित स्वच्छ रूप से रखने के उद्देश्य से डंडे वाला झाड़ू, बाल्टी, साबुन, डस्टबिन एवं सफाई का सामान यथा ब्लीचिंग पाउडर की व्यवस्था की जाए। विद्यालय के अलमारी, दरवाजे, खिड़कियां, लाइब्रेरी एवं कक्षाओं को नियमित रूप से स्वच्छ रखने का अभ्यास कराया जाए। विद्यालय में एकत्रित कचरे को गड्ढे में डालकर सुरक्षित निपटान करने का अभ्यास कराया जाए। स्वच्छ शौचालय। विद्यालयों में निर्मित शौचालयों को नियमित रूप से साफ सुथरा रखा जाए। यदि विद्यालय में शौचालय निर्माणाधीन है तो निर्माण अविलंब पूर्ण कराया जाए। विद्यालय के आसपास के क्षेत्रों को शौच मुक्त करने हेतु बच्चों को प्रेरित किया जाए। विद्यालय में शौचालय है तो बच्चों द्वारा इसका नियमित उपयोग एवं रखरखाव सुनिश्चित कराया जाए। स्वच्छ हाथ। स्वच्छ हाथ के महत्व के बारे में हमें कोरोना ने खास तौर पर सिखाया है। विद्यालयों में हाथ धोने के लिए नियमित रूप से पर्याप्त मात्रा में साबुन, सैनिटाइजर या सर्फ का घोल एवं पानी की व्यवस्था की जाए एवं बच्चों में मध्याह्न भोजन के पहले एवं शौच के बाद साबुन से हाथ धोने का नियमित रूप से आदत विकसित करने का अभ्यास कराया जाए। कोरोना से बचाव के लिए हाथ को स्वच्छ रखने के लिए विशेष तौर पर प्रेरित किया जाए। हम अक्सर कहते हैं कि इस बार गर्मी बहुत ज़्यादा है, या ठंड बहुत ज़्यादा, या फिर बरसात बहुत कम हुई है। कहने का मतलब कि पर्यावरण का संतुलन बिगड़ गया है। बेमौसम बारिश हो जाती है और बारिश के मौसम में सुखाड़ रह जाता है। हर मौसम की अपनी खासियत होती है, लेकिन अब इसका ढंग बदल रहा है। गर्मियाँ बहुत लंबी होती जा रही हैं और पूरी दुनिया में ठंड बिल्कुल ही कम। यही है जलवायु परिवर्तन। प्रकृति के संतुलन को बनाए रखने का जिम्मा हमारा ही है। जलवायु परिवर्तन को धीमा करने के लिए हमें ही प्रयास करना होगा। आइए देखते हैं और समझते हैं। वैज्ञानिकों और पर्यावरणविदों का कहना है कि ग्लोबल वार्मिंग में कमी के लिए खतरनाक गैसों का उत्सर्जन रोकना होगा। इसके लिए फ्रिज, एयर कंडीशनर और दूसरे कूलिंग मशीनों का इस्तेमाल कम करना होगा। औद्योगिक इकाइयों की चिमनियों से निकलने वाले धुआं हानिकारक हैं, जिससे निकलने वाला कार्बन डाइऑक्साइड गर्मी बढ़ाता है। इन इकाइयों में प्रदूषण रोकने के उपाय करने होंगे। वाहनों में से निकलने वाले धुएं का प्रभाव कम करने के लिए पर्यावरण मानकों का सख्ती से पालन करना होगा।
उद्योगों और खासकर रासायनिक इकाइयों से निकलने वाले कचरे को फिर से उपयोग में लाने लायक बनाने की कोशिश करनी होगी और प्राथमिकता के आधार पर पेड़ों की कटाई रोकनी होगी और जंगलों के संरक्षण पर बल देना होगा। अक्षय ऊर्जा के उपायों पर ध्यान देना होगा, यानी अगर कोयले से बनने वाली बिजली के बदले पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा और पनबिजली पर ध्यान दिया जाए तो वातावरण को गर्म करने वाली गैसों पर नियंत्रण पाया जा सकता है। उसके साथ ही जंगलों में आग लगाने पर रोक लगानी होगी। प्रत्येक घरों एवं विद्यालयों में वर्षा जल संग्रहण की व्यवस्था करनी होगी। विद्यालय तक जाने वाले रास्तों का उच्चीकरण करना होगा। विद्यालय के चारों तरफ छायादार वृक्ष लगाना होगा। पर्यावरण के प्रति बच्चों को संवेदित करने की दृष्टि से विविध प्रकार की गतिविधियां, जैसे छोटे बच्चों को चित्रों के माध्यम से आपदा की स्थितियों के बारे में जागरूक करना होगा। बच्चों के बीच आपदा के संदर्भ में जागरूकता प्रसार हेतु कार्य योजना बनाना व समय समय पर पोस्टर, प्रदर्शनी, पेंटिंग प्रतियोगिता इत्यादि का आयोजन करना होगा। बच्चों के साथ यौन शोषण, तस्करी, बाल श्रम और हानिकारक प्रथाओं जैसे जननांग को काट कर हटाने, बाल विवाह, दुर्व्यवहार, मारपीट और सामाजिक, आर्थिक व मानसिक शोषण को रोकने एवं प्रथाओं का विरोध करना बाल संरक्षण कहलाता है। हाँ, ये बहुत ही संवेदनशील विषय है। हमें बाल अधिकारों के संरक्षण के लिए खुद भी संवेदनशील होना होगा और समाज को भी झकझोरना होगा। जिनके अधिकारों की बात है उन्हें तो सबसे ज्यादा सजग करने की जरूरत है। हाँ, बच्चों को शारीरिक, मानसिक, सामाजिक या आर्थिक हर प्रकार के शोषण के बारे में बताया जाना चाहिए। आइए बाल संरक्षण के बारे में विषय विशेषज्ञ से समझते हैं। बच्चों की सुरक्षा की बात जब आती है तो हमारा ध्यान उसके बहुत सारे कागज़ों में लिखे हुए अधिकार और उसके संरक्षण, उसके बहुत सारे बातों पे ध्यान जाता है। जैसे आजकल समस्याएं हो रही हैं, उनके अलग अलग तरीके की प्रताड़ना पर हमारा ध्यान जाता है, कि मानव व्यापार पर हमारा ध्यान जाता है, उनकी ठीक परवरिश पर, उनके किसी भी तरीके के शोषण, जो शारीरिक या मानसिक शोषण हो, ऐसी चीज़ों पे हमारा ध्यान जाता है। तो इसको बचाने के लिए, अगर हम चाहते हैं कि बच्चों को इससे बचा के रखें, तो इसके लिए 3 लोगों को ध्यान देना होगा। खुद बच्चों को भी जानकारी होनी चाहिए, उनके अभिभावक को होनी चाहिए यानी माता पिता को होना चाहिए, और उनके शिक्षक को यानी आपको होना ही चाहिए। और जब आप जानेंगे तो आप अपने बच्चों को अच्छी परवरिश दे पाएंगे, अच्छा उसको ज्ञान दे पाएंगे, उसको सुरक्षा दे पाएंगे। तो आपको उन्हें बताना है कि तुम्हें कोई छूता है, गुड टच बैड टच की जब बात हम लोग करते हैं, तो अगर आपका शरीर कोई छूता है, पहले तो अनावश्यक छूने की ज़रूरत नहीं, आपस में भी छूने की ज़रूरत नहीं है, ऐसा बताना है। पढ़ना, लिखना, खेलना, कूदना, है ना, अच्छे से अच्छे माहौल में पलना, ये सब हमारा अधिकार है। बच्चों को ये बताना होगा कि इसमें आपको डरने की ज़रूरत नहीं, आपको ये सब अधिकार है, आप सब कुछ करें, लेकिन बचाव के साथ, सुरक्षा के साथ। तो ऐसे बच्चे क्या करेंगे कि अगर कोई उन्हें डराता है कि तुम स्कूल मत आओ, हम जो तुम्हारे साथ गलत कर रहे हैं वो किसी को मत बताओ, तो इससे वो डरेगा नहीं। आप भी उसके दोस्त की तरह बन के, कभी सखा की तरह आप उसके साथ ये बातें करें, और तब आपको वो बताएगा। भय के वातावरण में पलने वाला बच्चा कभी भी एक अच्छा नागरिक नहीं हो सकता है। तो आपकी ये जिम्मेवारी बनती है कि जब आप उन्हें ये बताएं कि तुम्हारे साथ ऐसा कुछ भी हो रहा है, तो उन्हें 2, 3, 4 चीज़ों का ध्यान ज़रूर रखना है। जैसे वो शिक्षक को बताएं, वो माता पिता को बताएं, वो अपने नज़दीकी थाने को बताएं, वो बाल संसद में खबर कर सकते हैं, वो मीना मंच में खबर कर सकते हैं। और पता नहीं ये जानकारी बच्चों को है कि नहीं, या आप सबों को, कि एक चाइल्ड लाइन 1098 करके एक नंबर है जो फ्री कॉल है, मतलब उस पर पैसे नहीं लगते हैं। तो अगर बच्चा कहीं गलती से ट्रैफिक हो भी गया, किसी के द्वारा ले जाया गया कहीं, और वो वहाँ से बच के भागने में या निकलने में, या उसे भय लग रहा है कि मेरे साथ ऐसा कुछ हो सकता है, तो वो इस नंबर को, उसके पास पैसे नहीं होंगे, ज़रूरी नहीं उसके पास पैसा हो, तब भी ये नंबर काम करता है। कोरोना महामारी के इस दौर में कुछ शब्द बहुत ज़्यादा सुनाई दिए। उनमें से एक शब्द है इम्यूनिटी। तो इम्यूनिटी यानी रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता कैसे बढ़ाई जाए, इस पर भी बहुत बात हुई। मोटे तौर पर कहें तो पोषण और खान पान पर ध्यान देकर अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाते हैं, जो बीमारियों से लड़ने में मदद करती है।
अभी बच्चों को सबसे ज़्यादा पोषण और खान पान के बारे में बताए जाने की ज़रूरत है ताकि वे स्वस्थ रह सकें और कोरोना से मुकाबला कर सकें। बिल्कुल। आइए पोषण और खान पान पर ध्यान देकर कोरोना से कैसे लड़ा जा सकता है, इसके बारे में अपने विषय विशेषज्ञ से जानते हैं। आपके सामने जो बच्चे हैं सभी बढ़ने वाले बच्चे हैं, ग्रोइंग एज में हैं। उनके विकास के लिए कोई अलग से बहुत अजूबा चीज़ नहीं चाहिए। एक संतुलित आहार बहुत महत्वपूर्ण है, जिनमें विशेष ध्यान देने के लिए उस संतुलित आहार में अनाज भी होना चाहिए, उसमें दूध भी होना चाहिए, उसमें फल होने चाहिए, सारी सब्जियां होनी चाहिए और उचित ढंग से इजीली डाइजेस्टेबल मतलब सुपाच्य भी होना चाहिए, सुस्वादु भी होना चाहिए। आज अभी इस कोरोना काल में भी शरीर से विभिन्न बीमारियों से लड़ने की शक्ति के लिए बहुत ही ज़रूरी है कि हमारा पोषण सही हो। और सही पोषण हमारे जो हिंदुस्तान का जो भोजन सब है उसमें सभी पोषण पर्याप्त मात्रा में होते हैं। सो अलग से कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। बहुत है, अगर इम्यूनिटी बढ़ाना चाहती हैं तो 1 कप दूध में थोड़ी सी हल्दी डाल दीजिए। सारे गरम मसाले हमारे जो होते हैं सब्जियों में पड़ते हैं, उनमें भी इम्यूनिटी बढ़ाने की बहुत शक्ति रहती है। और सभी कुछ मतलब केवल यही है कि कोई भी चीज़ बना हो शुद्ध और पोषक ढंग से और घर का बना हो, बाज़ार का ना हो और सही प्रेजेंटेशन हो। जैसे ढक के आप साग वाग बनाती हैं, सब्जियां उन्हें ढक कर बनाएंगी तो उसमें विटामिन्स बचे रह जाएंगे। और फल को अगर काट करके ताज़े के ताज़े खाएंगे तो उसमें भी सारे विटामिन्स बनेंगे और ये सारे इम्यूनिटी के लिए बहुत ज़रूरी है। जैसे विटामिन डी, विटामिन सी, विटामिन ए आज के समय में गाजर में और चुकंदर में इसमें भी मिल जाते हैं। आयरन, कैल्शियम सब मिल जाएगा। केला एक ऐसा फल है जिसमें सारे के सारे गुण भरे होते हैं, बहुत सारे विटामिन्स एंड न्यूट्रिशन उसमें मिलता है, इजीली अवेलेबल है, बहुत सस्ता भी है और जब मन हुआ बच्चों को किसी समय भी वो खा ले सकते हैं कि साफ से खाएंगे। सबसे ज़रूरी है हाइजीन और सफाई, और सही ढंग से खिलाया जाए तो ये सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स हमारा भोजन जो है सफिशिएंट है इम्यूनिटी बनाने के लिए, बढ़ाने के लिए। तो अब हम इस उन्मुखीकरण कार्यक्रम के अंतिम पायदान पर पहुंच चुके हैं। उम्मीद है कि अब तक बताई गई बातों को आपने अच्छे से जाना और समझा होगा। विद्यालय आ रहे बच्चों की सुरक्षा के लिए आप ही फ्रंट वर्कर हैं। आप ही हैं जो उन्हें कोरोना जैसी महामारी से बचाने का रास्ता दिखाएंगे और समझाएंगे। हमें पूरा विश्वास है कि आप इस कार्य को बखूबी निभाएंगे। समापन से पहले हम बिहार शिक्षा परियोजना परिषद के राज्य कार्यक्रम पदाधिकारी को धन्यवाद ज्ञापन के लिए आमंत्रित करते हैं। इस उन्मुखीकरण कार्यक्रम में उपस्थित सभी शिक्षकों को मेरा नमस्कार। हमारा देश एवं पूरा विश्व इस कोविड-19 के महामारी के प्रभाव में पूरी तरह प्रभावित हो गया और मेरा विद्यालय भी लगभग 11 माह से बंद है। अब विद्यालय धीरे धीरे खुलने लगे हैं और एलिमेंट्री एजुकेशन भी 1 मार्च से प्रारंभ होने जा रहा है। अब हमारे और आपके कंधों पे सबसे बड़ी जिम्मेवारी है बच्चों की सुरक्षा। आप अवगत हैं कि इस कोविड-19 से बचाव के लिए सरकारी गाइडलाइन समय समय पर निकलते रहे हैं और उसका पालन करने से ही हम सभी बचे रह सकते हैं। तो अब अपेक्षा आपसे यह है कि बच्चे हमारे विद्यालय में जब आएंगे तो वो कैसे सुरक्षित रहेंगे, और इसी उद्देश्य से हम लोगों ने ये 1 घंटे का कार्यक्रम उन्मुखीकरण का आयोजित किया और आपको इसे बताने के लिए और बच्चों के बीच इसको प्रसारित करने के लिए आपको इस उन्मुखी कार्यक्रम में सम्मिलित किया गया है। तो हमारी अब अपेक्षा आपसे है कि आप बच्चों के सुरक्षा के अन्य मापदंडों के साथ साथ कोविड-19 के गाइडलाइन को पालन करते हुए सुरक्षित वातावरण में बच्चों का अध्ययन करवाएंगे। तो आप इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में सम्मिलित हुए, इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत आभार एवं धन्यवाद। नमस्कार। तो इसी उम्मीद के साथ हम आपसे विदा लेते हैं कि विद्यालय सुरक्षा, विशेषकर अभी के दौर में कोविड-19 से सुरक्षा में आप सब बढ़ चढ़कर अपनी भूमिका निभाएंगे। आपकी सक्रियता बच्चों को भी प्रेरित करेगी और हम सब मिलकर एक सुरक्षित विद्यालय बनाएंगे और कोरोना को हराएंगे। तो आइए कामयाबी के संकल्प गीत के साथ आप भी अपनी आवाज बुलंद करें। हम होंगे कामयाब। बहुत बहुत धन्यवाद। होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब,
विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन, होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब एक दिन। ओहो मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन। चलेंगे साथ साथ, डाले हाथों में हाथ, हम चलेंगे साथ साथ एक दिन। हो मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम चलेंगे साथ साथ एक दिन। होगी शांति चारों ओर, होगी शांति चारों ओर, होगी शांति चारों ओर एक दिन। हो मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, होगी शांति चारों ओर एक दिन। होगी शिक्षा सबके पास, होगी शिक्षा सबके पास, होगी शिक्षा सबके पास एक दिन। हो मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, होगी शिक्षा सबके पास एक दिन, 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 होगी शिक्षा सबके पास एक दिन।